नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से फिर से एक बार चर्चा करने वाले हैं झारखंड की राजनीति के बारे में, और हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। जी हाँ, कांग्रेस की कल एक बैठक हुई डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी की अध्यक्षता में पार्टी के कार्यालय में। वहाँ पर निर्णय लिया गया है कि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी झारखंड में चरणबद्ध आंदोलन करेगी एवं केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल की मूल्य को कम करने के लिए मजबूर करेगी। इसलिए उन्होंने रणनीति बनाई कि 17 जुलाई को पार्टी के झारखंड के सभी जिलों में 5 किलोमीटर की एक साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। चूँकि रामेश्वर उरांव जी का कहना था कि पेट्रोल और डीजल के बहुत ज़्यादा कीमत हो गई है, बढ़ गया, जिसके कारण अब मोटरसाइकिल या कार में चलना मुश्किल है, तो वे 5 किलोमीटर तक साइकिल यात्रा करके विरोध दर्ज कराएंगे, सिंबॉलिक विरोध दर्ज कराएंगे। उसके बाद वहीं 17 जुलाई के साइकिल यात्रा के बाद 19 जुलाई को सभी शहर के सभी पेट्रोल पंप, पूरे राज्य के शहर के पूरे सभी पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, एमएलए, विधायक, सांसद सभी कोई वहां एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, और जो कोई वहां पेट्रोल भराने आएंगे उनसे वो हस्ताक्षर लेंगे, और वो हस्ताक्षर युक्त कॉपी को कागज़ को वे केंद्र सरकार के पास भेजेगी और उसे मांग करेगी कि तेल का और पेट्रोल का, डीजल का दाम को कम किया जाए। वहीं अगर 28 जुलाई की बात करें दोस्तों, तो 28 जुलाई को राज्य में सभी केंद्रीय स्तर पर अगर हम 28 जुलाई की बात करें दोस्तों, तो 28 जुलाई को प्रदेश स्तर का रांची जिला में एक सम्मेलन आयोजन किया जाएगा, और उसमें केंद्र सरकार की नाकामियों को, पेट्रोल की कीमत, बढ़ी हुई कीमत को लेकर के वो वहाँ पर आंदोलन करेंगे। हालांकि दोस्तों जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने चरणबद्ध आंदोलन करने जा रही है, रामेश्वर उरांव जी को ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने से पहले एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। चूँकि वो राज्य के वित्त मंत्री हैं, और चूँकि राज्य सरकार भी पेट्रोल डीजल में वैट लेती है, वैट को सबसे पहले उनको कुछ कम करना चाहिए था। एक एग्जाम्पल सेट करते राज्य की जनता के पास कि जो झारखंड सरकार का जो कैपेसिटी था, जो बन पड़ता था, उन्होंने वैट को इतना कम किया, और उसी आधार पर वो केंद्र सरकार से मांग करते कि अब केंद्र सरकार भी अपने जो एक्साइज ड्यूटी लेती है उस पर कम करे, तो जाकर कोई भी व्यक्ति या राज्य की जनता कांग्रेस पर भरोसा कर पाती। अभी जो कांग्रेस जो आंदोलन चलाने की या अभियान चलाने की जो नीति पर काम कर रही है, चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि राज्य की जनता उन पर भरोसा करेगी, क्योंकि रामेश्वर उरांव स्वयं वित्त मंत्री हैं। वो स्वयं टैक्स का पूरे राज्य के जो बजट है उनका देखरेख करते हैं और बनाते हैं। अगर वो जब तक वैट में कमी नहीं करेंगे, एक उदाहरण सेट नहीं करेंगे, यानी कि आपकी बारी जब आती है तो आप उसको कम नहीं करते हैं, और आप अपने जो पाले में जो बॉल आता है उस बॉल को आप केंद्र सरकार पे डाल करके बच नहीं सकते हैं। क्योंकि आज पेट्रोल और डीजल की अगर कीमत बढ़ी हुई है, तो इसके लिए जितना दोषी अगर केंद्र सरकार है, उससे कम दोषी दोस्तों राज्य सरकार नहीं है दोस्तों। दूसरी अगर मैं आगे की बात करूं दोस्तों, कि कांग्रेस में जिस प्रकार से एक प्रकार का विद्रोह चल रहा है, अध्यक्ष का विरोध हो रहा है, तो उधर विधायक दल के नेता से शिकायत की जा रही है, तो सरकार की आलोचना की जा रही है, तो कहीं ना कहीं संगठन को लेकर के ही किया जा रहा है। और इन सब में सुबोध कांत सहाय जी आज गायब हैं या खामोश बैठे हुए हैं। आखिर वो खामोश क्यों हैं? आपको जान के ताजुब होगा दोस्तों कि सुबोध कांत सहाय अभी प्रदेश कांग्रेस में सबसे दिग्गज नेता हैं। वो कई बार विधायक रह चुके हैं, कई बार एमपी रह चुके हैं, केंद्र में वे मंत्री भी रह चुके हैं, चाहे वो चंद्रशेखर जी के समय का मंत्री हो, चाहे वो मनमोहन जी की सरकार में मंत्री हो, वे मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2004 से लेकर के 2012 तक वो मनमोहन जी की सरकार में भी मंत्री थे, और जब 2009 में कांग्रेस की बिहार और झारखंड में बुरी हालत थी, जहाँ कांग्रेस मात्र एक संसदीय सीट जीत पाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ सुबोध कांत सहाय जी जीत पाए थे। वहीं बिहार के 40 में से सिर्फ 3 लोकसभा सीट कांग्रेस वहां पर जीत पाई थी। उस हालत में सुबोध कांत सहाय जी यहां से चुनाव जीतते थे दोस्तों।
लेकिन आज वो गौन है। कहीं ना कहीं उसको 2012 में जब वो मंत्री थे तो उनके भाई का नाम कोयला स्कैम में आया था, तो उनको मनमोहन जी ने इस्तीफ़ा देने के लिए कहा था और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तब से ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी जी सुबोधकांत सहाय जी को पसंद नहीं करते थे। इसके लिए 2014 में भी उनका टिकट कटना था दोस्तों, लेकिन चूंकि उनके लेवल का कोई नेता और झारखंड में नहीं था, जिसके कारण उस वक्त उनका टिकट नहीं काटा जा सका। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सुबोधकांत सहाय जी का टिकट कटना था, लेकिन बहुत अंत में जा कर के, बहुत ही पसोपेश में आकर के इनका टिकट कन्फर्म हुआ था, इनको टिकट दिया गया था। टिकट नहीं काट सकी थी क्योंकि कांग्रेस के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि सुबोधकांत सहाय जितना उनके पास राजनीतिक अनुभव है, अभी झारखंड कांग्रेस जितने लोग हैं उनकी उतनी उम्र नहीं हो रही होगी दोस्तों, जितना उनके पास अनुभव है। इनका जन्म 11 जून 1951 को हुआ था, 1951 को हुआ था, और आज ये लगभग 70 साल के हैं दोस्तों। अगर सुबोधकांत सहाय जी चाह लें तो झारखंड कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आलाकमान को सुबोधकांत सहाय जी का पीठ ठोकना पड़ेगा दोस्तों। सुबोधकांत सहाय जब चुनाव रांची में जीते हैं या विधायक जीते हैं दोस्तों, वो एक कांग्रेस के कैंडिडेट के नाते नहीं जीते हैं, बल्कि अपने बलबूते, अपने सांगठनिक क्षमता के कारण जीते हैं। उनके पास इतना अनुभव है कि वो संगठन को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदेश कांग्रेस हो चाहे आलाकमान हो, उनको कोई भी जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रही है। हालांकि 2019 में जहां अध्यक्ष की जब बदलने की बात हो रही थी डॉक्टर अजय के बाद, डॉक्टर अजय एक बार मौखिक रूप से इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद उनको स्थान पर किसी और को अध्यक्ष बनाने की बातचीत चल रही थी, लेकिन चूंकि चुनाव था तो चुनाव के कारण अजय कुमार को बदला नहीं गया था। उसके बाद अजय कुमार चुनाव के बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए लोकसभा में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तब यहाँ पर अध्यक्ष की बनने की जो दौड़ थी उसमें सुबोधकांत सहाय जी का नाम पहले नंबर पर था, तो वहीं दूसरे नंबर पर आपके कालीचरण मुंडा जो लोकसभा के खुटी लोकसभा से मात्र बहुत कम वोटों से अर्जुन मुंडा जी से हारे थे, उनकी नाम की चर्चा की जा रही थी। लेकिन जब उसके बाद जब अध्यक्ष बनाया गया फाइनली, तो इन दोनों का नाम को काट दिया गया और एक तीसरा व्यक्ति रामेश्वर उरांव जी बन गए दोस्तों। लेकिन रामेश्वर उरांव जी चूँकि एक पुलिस अधिकारी रह चुके थे, राजनीति में बहुत ज़्यादा अनुभव उनका नहीं था, इसलिए मुझे लगता है कि वो संगठन को नहीं चला पाए। आज उनके कार्यकाल में अगर देखिएगा तो सिर्फ 5 कार्यकारी अध्यक्ष और कुछ प्रवक्ता बनाए गए। हालांकि प्रवक्ता की संख्या बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है 30-35 हो गई दोस्तों, कन्फर्म नंबर भी नहीं पता है, लेकिन लगता है कि 30-35 प्रवक्ता हैं इनका। लेकिन प्रवक्ता के नाम पर सिर्फ 2 ही 3 प्रवक्ता सामने आते हैं, नज़र आते हैं। जब कभी भी मीडिया में कोई बातें रखनी होती है तो वही नज़र आते हैं। इनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी जब भी देखा जाता है तो सिर्फ अध्यक्ष के साथ प्रेस वार्ता में ही सामने आते हैं। संगठन को लेकर के इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। हालांकि ये बात भी एक ज़रूर सत्य है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है दोस्तों। यहाँ जो भी निर्णय लिया जाता है वो आलाकमान लेता है। हम सब जानते हैं कि अगर झारखंड प्रदेश में अगर संगठन को नहीं बनाया गया है तो उसके यहाँ प्रभारी आरपीएन सिंह भी थे यहाँ पर, वो यहाँ पर महीनों आकर रहते हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को संगठन बनाने की जिम्मेदारी या दबाव क्यों नहीं डाला? इससे साफ जाहिर होता है कि रामेश्वर उरांव जी चाहते हुए भी संगठन का निर्माण नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब तक आलाकमान का आदेश नहीं होता यहाँ पर कांग्रेस में कोई काम संवैधानिक तरीके से नहीं होता है। संविधान का मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आदेश होता है कांग्रेस पार्टी में दोस्तों, जिसके कारण मुझे लगता है कि रामेश्वर उरांव जी पार्टी के संगठन को मजबूत या गठन नहीं कर सके, और आज उसी का नतीजा है कि उनको ये सब झेलना पड़ रहा है दोस्तों। हालांकि जिस प्रकार से उनका विरोध किया जा रहा है दोस्तों, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद के दौड़ में एक लॉबी शुरू हो गई है। मुझे लगता है जब से डॉक्टर अजय कुमार आए हैं वो फिर से एक बार अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं और वो पुनः अध्यक्ष बनना चाहते हैं। वहीं प्रदीप बालमुचु जी को पार्टी में अभी तक लिया नहीं गया है, आपके सुखदेव भगत जी को भी पार्टी में नहीं लिया गया है। कहीं ना कहीं
पार्टी हित में ये लोग निर्णय नहीं लेते हैं। ये लोग अपने पर्सनल ग्रीवांसेस या पर्सनल दुश्मनी निकालते हैं। रामेश्वर उरांव जी का और जो लोहरदगा के रहने वाले हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू जी का सुखदेव भगत जी के साथ नहीं पटती है, नहीं बनता है, जिसके कारण उसे पार्टी में नहीं लिया जा रहा है। हालांकि इन दोनों नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि आपका व्यक्तिगत हित ज़्यादा बड़ा है या पार्टी हित ज़्यादा बड़ा है। सुखदेव भगत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उन्हें 2005 से लेकर के 2019 तक पार्टी का सेवा किया है, संगठन को मजबूत किया है, विधायक रहे हैं। जब वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे तो भी उन्होंने पार्टी को मजबूत किया था। और आज उनकी उन जो सेक्रीफाइसेस थे, जो त्याग था, उन सब को रामेश्वर उरांव जी भूल गए हैं और उनसे पार्टी से उनको आने नहीं दे रहे हैं। भूल सबसे होती है दोस्तों। 2019 में उन्होंने भी भूल किया कि पार्टी छोड़ करके भाजपा में चले गए और चुनाव लड़ गए, लेकिन उनको जब भूल के एहसास हुआ तो वो वापस आना चाहते हैं। वो आवेदन दिए हैं, माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, फिर भी उनको पार्टी में नहीं लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लोग कमज़ोर करने की नीति पे काम कर रहे हैं। वही अगर बात करें दोस्तों हम विधायकों की, जो गुस्सा में विधायक हैं, जो विधायक गुस्से में हैं या सरकार की उनकी बात नहीं रखी जा रही है या पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही है, तो इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदार नहीं है दोस्तों। विधायकों को एक सूत्र में बांधना, विधायकों की समस्याओं का समाधान करना विधायक दल के नेता का काम होता है। और वो विधायक दल के नेता आपके आलमगीर आलम जी हैं, जो इन विधायकों को एक सूत्र में या एक करके नहीं रख पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो भी अपने कर्तव्य को निभा नहीं पा रहे हैं। उनके ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए, उनको भी बदला जाना चाहिए कि विधायक दल के नेता के पद से हटा देना चाहिए। वो ग्रामीण विकास के मंत्री हैं दोस्तों। अगर वो मंत्रालय में रखकर विधायकों को काम भी देते तो शायद ये विधायक आवाज़ नहीं उठाते। अपने मंत्रालय के भी काम इन लोगों को वो नहीं दे रहे हैं। हो सकता है विधायकों को अपने कोई चहते ठेकेदारों को ठेका नहीं मिल रहा होगा, इसको लेकर के भी ये खफा है। तो इन सब चीज़ को साधना या समस्या जो इन विधायकों को है, या सरकार नहीं सुन रही है, पुलिस नहीं सुन रही है, इनकी बातों को सुनने का काम विधायक दल का नेता का है, आलमगीर आलम जी का है। इनकी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम भी विधायक दल का नेता का है दोस्तों। वही अगर हम बात करें दोस्तों बंधु तिर्की जी की मामला और प्रदीप यादव जी की मामला को लेकर के, तो फिर से बंधु तिर्की जी एक बार खुलकर विरोध किया है और नाखुशी जताई है कि उनके मामले को टाला जा रहा है। अगर कांग्रेस चाहती तो कांग्रेस इस मामले को सॉल्व कर सकती थी। यह भी मामला कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता, इन दोनों पर ही लागू होता है दोस्तों। विधायक दल के नेता के पास जब वो अपनी बातें रखते हैं तो विधायक दल की नेता को अब इन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री के पास रखना चाहिए। सरकार में जब आप शामिल हैं और अहम दल हैं, आप कोई एक दो विधायक वाले दल नहीं, 18 विधायकों के साथ आप हेमंत सोरेन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर हट जाइएगा तो हेमंत सोरेन की सरकार 2 मिनट में गिर जाएगी। हेमंत सोरेन चल नहीं पाएंगे, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जो विधानसभा अध्यक्ष है अभी, अगर वो विधानसभा अध्यक्ष में पावर दिखा रहे हैं तो कांग्रेस के बदौलत में उनके पावरफुल है, कांग्रेस के बदौलत में विधानसभा अध्यक्ष बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अगर चाह लिया सरकार से हट जाए तो वो विधायक जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे दोस्तों, वो 2 मिनट में वहाँ से हट जाएंगे। अतः कांग्रेस को अपनी जो पावर है, शक्ति है, उसका एहसास होना चाहिए, क्योंकि जब तक कांग्रेस अपनी एहसास, ताकत के एहसास या अपनी बातों को दृढ़ता के साथ हेमंत सोरेन के पास नहीं रखेंगे, हेमंत सोरेन उनकी बातों को नहीं सुनेंगे। ये बंधु तिर्की ने सही कहा है कि हो सकता है रामेश्वर उरांव जी या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहते हैं कि इस मामला का समाधान हो, सुलझ जाए। इसको 5 सालों तक वो खींचना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप इस मामला को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो साफ साफ कह दें, उनका एंट्री को कांग्रेस में रद्द कर दें, वो फिर से चुनाव में जाएंगे, चुनाव जीत करके आएंगे। इन्होंने एक प्रकार से मैंने कांग्रेस पार्टी को अब हिदायत दे दी है कि अब पानी जो है सर से ऊपर उठ चुका है और अब अगर इस पर फैसला नहीं लिया गया तो बंधु तिर्की, मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा दिन तक कांग्रेस के साथ रह पाएंगे। क्योंकि बंधु तिर्की जी अगर चुनाव जीत कर आए तो कांग्रेस की टिकट पर जीत कर नहीं आए हैं, झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीत करके आए हैं और वो स्वयं अपने बलबूते पर जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो बाबूलाल मरांडी जी है, चाहे उनका है, चाहे
प्रदीप यादव जी का मामला है, इन तीनों ही मामलों को जल्द पटाक्षेप किया जाए। अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। अगर वे लोग कांग्रेस में शामिल हो गए उसको मान्यता दीजिए, बाबूलाल जी भाजपा में शामिल हो उसको मान्यता दीजिए, और नहीं देना है तो साफ साफ स्पीकर उसको इनकार कर दे। ये लोग कोर्ट जाएंगे या इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ेंगे, उसको लटकाने की क्या तुक बनता है। तो अतः दोस्तों अभी जो चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बोर्ड निगम का जो अध्ययन करना है उसको लेकर के भी यहाँ पर एक प्रकार की लड़ाई चल रही है। विधायक चाहते हैं कि अगर वो दबाव डालेंगे सरकार पर या अपने पार्टी पर तो बोर्ड निगम का गठन जल्द किया जाएगा, और वो कहीं ना कहीं बोर्ड निगम पा करके एडजस्ट होंगे, लाल बत्ती पे चलेंगे, पावरफुल बन करके काम करेंगे दोस्तों। तो यही सब यहाँ पर चल रहा है दोस्तों। हालांकि मुझे लगता है दोस्तों कि सुबोध कांत सहाय जी को पार्टी में एक्टिव करना चाहिए। जब तक सुबोध कांत सहाय जी को पार्टी में एक्टिव नहीं करेंगे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। जब सत्ता में कांग्रेस नहीं थी, जब रघुवर जी सरकार में थे, तो मुझे याद है कांग्रेस को एक करने के लिए, सभी विपक्षी दलों को एक करने के लिए सुबोध कांत सहाय जी ही थे जो सभी दलों से बातचीत करते थे, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी हो, चाहे वामपंथी दल हो, चाहे सभी दलों से बात करके वो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते थे और किस तरह से सरकार को घेरा जाए, इन सब की तैयारी वो करते थे। आज वो गौन हो चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जानबूझकर अपने आप को किनारे कर लिए हैं, वो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। सुबोध कांत सहाय जी आप देखे होंगे दोस्तों, कभी भी वो उल्टा पुल्टा बयान मीडिया में आकर के नहीं देते हैं, कभी भी अपना दुख को मीडिया में आकर व्यक्त नहीं करते हैं। जब एक बार जब डॉक्टर अजय जी उनके खिलाफ कुछ बोल दिए थे, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया था। मीडिया वालों ने उनसे पूछा भी था कि डॉक्टर अजय कुमार ने आपके बारे में ऐसा ऐसा बयान दिया, आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा था कि ये सब पार्टी फोरम में देखा जाएगा, अभी बोलने का समय नहीं है, पार्टी को मजबूत करने का समय है। यानी कि सुबोध कांत सहाय अभी कांग्रेस का एक मजबूत सिपाही है, विश्वसनीय सिपाही है, वफादार सिपाही है दोस्तों। अतः सुबोध कांत सहाय को कुछ जिम्मेदारी अवश्य दी जानी चाहिए, तभी जा करके पार्टी मजबूत हो सकती है। अभी अगर देखिएगा तो पुराने दिग्गज नेताओं में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। फुरकान अंसारी जी हैं, सुबोध कांत सहाय जी हैं, प्रदीप पालमुचू जी हैं, यही कुछ लोग जो बचे हुए हैं जो दिग्गज नेता हैं और पार्टी के स्तंभ का काम कर सकते हैं। अतः अब देखना बहुत ज़रूरी है कि किसी नए व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने से बेहतर है एक अनुभवी पुराने कांग्रेसी को बनाया जाए, ताकि वो पार्टी को लेकर के एक साथ लेकर के चल सके। अन्यथा दोस्तों ऐसे आदमी को बनाया जाए जिसके लिए कोई लॉबिंग नहीं कर रहा है। एक युवा को बना दिया जाए जिसके लिए ना ही अजय कुमार लॉबिंग कर रहे हैं, ना ही प्रदीप पालमुचू कर रहे हैं, ना ही रामेश्वर राव जी कर रहे हैं, ना ही सुबोध कांत सहाय जी कर रहे हैं। कोई उसका लॉबिंग नहीं कर रहा है। ऐसे नेता को ढूंढा जाए और उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, तभी जाकर के कांग्रेस में जो टूट फूट होने की जो कवायद चल रही है उस पर पूर्ण विराम लग सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज कांग्रेस के बारे में जानकारी। मुझे लगा कि इसको लेकर के मैं शेयर करूं। हालांकि कई मेरे दर्शक बार बार सवाल कर रहे थे कि सुबोध कांत सहाय जी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, वो कहाँ गायब हो गए हैं, वो कहीं नहीं आ रहे हैं। हालांकि सुबोध कांत सहाय जी सचमुच में चुनाव हारने के बाद 2019 के बाद वो एकदम सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं, ना ही अपने लोकसभा क्षेत्र में वो दिखते हैं दोस्तों। उनको घूमना चाहिए। चुनाव हार जाने के मतलब ये नहीं होता कि आप घर में बैठ जाइए, आप अपने क्षेत्र में जनता से मिलिए, लोगों से मिलिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनके समस्याओं को पहुँचा करके आप सरकार तक पहुँचा सकते हैं। अभी आपकी सरकार है, आप अपने लोकसभा क्षेत्र में सरकार के काम को ले जा सकते हैं, सरकार की विकास योजनाएं हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए भी सुबोध कांत सहाय जी को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों यही था जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।